गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। ये जो अपनी बीएनएसएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आज हम सेक्शन 35 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, कुछ टाइम बीएनएसएस की, कुछ दिन बीएनएसएस की आती है, कुछ दिन हमारी डिफरेंसेस की आती है। देखो, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा कि ऑलमोस्ट चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। बहुत बेनिफिशियल है, जितना बेनिफिट आप उठा सकते हो उतना बेनिफिट आप ले लीजिए। ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 35 से पढ़ने वाले हैं। देखो, सेक्शन 35 कहता है इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उसकी जो इत्तला मिली है, उसकी सच्चाई के बारे में अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलने पर हम कोई ऑर्डर तो देने से रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इंक्वायरी बिठाएंगे। सारे सबसेक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम सेक्शन 126, 27, 28 पढ़ के आ चुके हैं, 129, उनका प्रोसीजर ही हमें आगे बताया हुआ है। तो इस चैप्टर को अभी आज इस पार्ट में और एक और पार्ट में करके इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। चलिए बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। सबसेक्शन 1 कहता है कि जब धारा 130 पढ़ा था, आदेश का दिया जाना, कोई आदेश न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को या धारा 131 के तहत पढ़कर समझाया गया, या जब कोई व्यक्ति किसी सम्मन या वारंट के अनुपालन में या उसके निष्पादन में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है, धारा 132 के तहत जारी मजिस्ट्रेट उस जानकारी की सत्यता की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा जिस पर कार्यवाही की गई है, और उसके लिए अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा उसको आवश्यक प्रतीत होता है। कि जब मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया है, उसके बाद कोई व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होता है, तो हम जांच करेंगे। उसके अलावा अगर हमें नीड लगती है तो हम एडिशनल एविडेंस भी ले सकेंगे। तो सबसेक्शन 1 में आप हेडिंग लगा सकते हो एडिशनल एविडेंस या अतिरिक्त साक्ष्य। कि व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 130 has been read or explained under section 131 to a person present in court, or when any person appear or is brought before a magistrate in compliance with or execution of a summon or warrant issued under section 132, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायर। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, आगे जांच करने के लिए अग्रसर होगा इनटू द ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन, उस इत्तला की सच्चाई के बारे में, अपॉन विच एक्शन हैज बीन टेकन एंड टू टेक सच फर्दर एविडेंस एज मे अपीयर नेसेसरी। तो फर्दर एविडेंस या एडिशनल एविडेंस भी कोर्ट ले सकता है अगर उसको जरूरत लगती है। तो सबसेक्शन 1 फर्दर एविडेंस या अतिरिक्त साक्ष्य लेना। सबसेक्शन 2 हमें एक प्री की बात बता रहा है कि जब ऐसे एविडेंस लिए जाएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो हम आगे सम्मन ट्रायल पढ़ेंगे, जैसा सम्मन ट्रायल में प्रोसीजर होता है एविडेंस लेने का, वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया जाएगा। कि सम्मन मामलों में और सुनवाई करने और साक्ष्य दर्ज करने के लिए इसमें इसके बाद निर्धारित तरीके से यथासंभव ऐसी जांच की जाएगी। कि सच इंक्वायरी शैल बी मेड, जो इंक्वायरी कैसे की जाएगी, एज नियरली एज मे बी पार्टिशिएबल इन द मैनर hereinafter prescribed for the conducting trial and recording evidence in summon cases। तो जैसा सम्मन केसेस में करते हैं, उस तरीके की ये साक्ष्य यहाँ पे लिए जाएंगे। तो सबसेक्शन 1 फर्दर एविडेंस की बात कर रहे हैं, सबसेक्शन 2 में सम्मन ट्रायल की बात कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब देखो, सबसेक्शन 3 भी हमें एक अच्छा प्रोसेस बताता है कि जब सबसेक्शन 1 के तहत जांच शुरू हो गई, उसके बाद या जांच पूरा होने से पहले अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग करने, सार्वजनिक शांति में अशांति की रोकथाम के लिए तत्काल उपाय करना जरूरी है, या किसी भी अपराध को करने या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उस व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड मतलब बंद पत्र और एक जमानत पत्र निष्पादित करने का डायरेक्शन दिया जा सकता है। जब कोर्ट को लगता है कि वह व्यक्ति शांति भंग करने वाला है, तो कोर्ट उसको क्या करेगा, या तो एक बॉन्ड या एक बेल बॉन्ड भरने का ऑर्डर देगा। तो सबसेक्शन 3 में हेडिंग लगा लो, बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरने का डायरेक्शन देना। जिसके संबंध में सेक्शन 130 के तहत कोई ऑर्डर दिया गया है, जांच के समापन तक, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अच्छा व्यवहार गुड बिहेवियर करेगा, और ऐसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड को
एग्जीक्यूट होने तक या एग्जीक्यूट में डिफॉल्ट होने पर जांच समाप्त होने तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है। अगर उसने उस बॉन्ड का या बेल बॉन्ड का डिफॉल्ट किया, मतलब उनकी शर्तों का वॉयलेशन किया, तो हम उसे कस्टडी में भी रख सकते हैं। कि आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीटेशन of the inquiry under subsection 1, the magistrate, if we consider the immediate measures are necessary for the prevention of a breach of peace, कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आवश्यक है कि वो शांति को भंग करेगा और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सार्वजनिक शांति को भंग करेगा, द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस फॉर द पब्लिक सेफ्टी, और पब्लिक की सेफ्टी के लिए क्या कर सकता है, या तो कोई ऐसा अपराध कर सकता है, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो मैजिस्ट्रेट अपनी रीजन को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, डायरेक्ट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom the order under section 130 has been made to execute a bond or bail bond, तो क्या किया जाएगा, एक बंद पत्र या जमानत पत्र एग्जीक्यूट किया जाएगा, किसके लिए, फॉर कीपिंग द पीस, शांति को बनाए रखने के लिए, और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार करने के लिए, until the conclusion of the inquiry and may be detained in him custody until such bond or bail bond is executed or in default of execution until the inquiry is concluded। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम उसे बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरवाने का ऑर्डर देंगे। तो सबसेक्शन 1 में फर्दर एविडेंस लिए, सबसेक्शन 2 में समन ट्रायल फॉलो किया, सबसेक्शन 3 में बेल बॉन्ड भरवाएंगे। लेकिन प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट है कि हम उससे बेल बॉन्ड या बॉन्ड तब तक नहीं भरवाएंगे जब तक उसका इन सेक्शन में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही हो, कि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ सेक्शन 127, 128 या 129 के तहत कार्यवाही नहीं की जा रही है, उसे अच्छे व्यवहार को बनाए रखने, बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कि सबसेक्शन 3 में जो आप बेल बॉन्ड या बॉन्ड भरवा रहे हो, आप तब तक बेल बॉन्ड नहीं भरवा सकते जब तक उसके अगेंस्ट इन सेक्शंस में प्रोसीडिंग ना चल रही हो, कि प्रोवाइडेड दैट no person against whom proceeding are not being taken under section 127, 128 and 129 shall be directed to execute a bond or bail bond for maintaining a good behavior। तो तब तक आप उनसे बॉन्ड और बेल बॉन्ड नहीं भरवा सकते। सेकंड कहता है कि ऐसे बॉन्ड की कंडीशंस चाहे उसकी राशि के संबंध में हो या जमानत के प्रावधान या उनकी संख्या के संबंध में हो, आर्थिक सीमा के संबंध में उससे अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जो बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरवा रहे हो तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट से ज्यादा वो आप नहीं भरवा सकते। कि द कंडीशन ऑफ सच बॉन्ड वेदर एज टू द अमाउंट thereof as to the provision of sureties or the number of the pecuniary extent of their liability shall not be more overseas than those specified इन द ऑर्डर सेक्शन 130। तो आप अपने पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से और श्योरिटी से ज्यादा आप उनसे बेल बॉन्ड नहीं भरवा सकते हो। देन सबसेक्शन 4 कहते हैं इस धारा की पर्पस के लिए कोई फैक्ट कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, सबसेक्शन 4 में अंडरलाइन करो, हैबिचुअल ऑफेंडर है, या इतना दुस्साहसिक या खतरनाक है कि बिना सुरक्षा के बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए रहना कठिन है, खतरनाक है, सामान्य प्रतिष्ठा के साक्ष्य या अन्यथा साबित किया जा सकेगा। इस चीज को भी प्रूफ किया जा सकेगा कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर की बात की जा रही है वो इतना दुस्साहसिक और भयंकर है जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा श्योरिटीज, एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज लेने की जरूरत है। तो इस चीज को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट दैट अ पर्सन इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर or is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community may be proved to be evidence of general repute or otherwise। तो इन साक्ष्यों के आधार पर ये चीज भी प्रूफ की जा सकेगी कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। देन सबसेक्शन 5 कहता है जहां जांच के तहत मामले में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ जुड़े हुए हैं, उनके एक साथ या अलग अलग जांच में निपटा सकेगा जैसा मैजिस्ट्रेट ठीक समझे। 2 या 2 से अधिक पर्सन है तो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अलग अलग जांच करनी है, अलग भी की जा सकती है, जोड़ के करनी है तो मैजिस्ट्रेट जोड़ के भी कर सकता है। Where 2 or more persons have been associated together in the matter under inquiry, they may be dealt
with the same or separate inquiries as the magistrate shall thinks, जैसा मैजिस्ट्रेट को लगता है उस तरीके से, चाहे तो उनके एक साथ भी ट्रायल कर सकता है, चाहे तो अलग अलग भी कर सकता है। देन सबसेक्शन 6 कहता है इस धारा के तहत जांच इसके प्रारंभ होने की तारीख से, अंडरलाइन करो, प्री का क्वेश्चन है, 6 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। इस सेक्शन में जो जांच स्टार्ट की जा रही है वो कितने टाइम के अंदर पूरी की जाएगी? विद इन 6 मंथ के अंदर ये पूरी की जाएगी। और यदि ऐसी जांच पूरी नहीं हुई है तो इस चैप्टर के तहत कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। कि अगर इंक्वायरी 6 महीने के अंदर पूरी नहीं की जाती है तो फिर 6 महीने के बाद वो मैटर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब तक लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट ना कर दे। अगर मैजिस्ट्रेट 6 महीने के बाद ये कहता है, रिटर्न में रीजन दे देता है कि इस जांच को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए, ये क्यों रखना चाहिए रीजन बताएगा, तो चाहे तो 6 महीने बाद भी उस जांच को कंटिन्यू कर सकता है। द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन shall be completed within a period of 6 months from the date of the commencement, and if such inquiry is not so completed, the proceedings under this chapter shall on the expiry of said period stand terminated unless for special reason to be recorded in writing the magistrate, otherwise direct। तो अगर 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू रखनी है इंक्वायरी को तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा रीजंस बता सकता है। लेकिन जहां किसी व्यक्ति को ऐसी जांच पेंडिंग रहने तक हिरासत में रखा गया है, जब जांच चल रही है, पेंडिंग है, और जो पर्सन है उसको अपने कस्टडी में रखा है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही जब तक पहले समाप्त नहीं की गई है, ऐसी हिरासत के 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। अगर आपने जांच के ड्यूरिंग उसे हिरासत में रख रखा है, कस्टडी में रख रखा है, तो 6 महीने बाद आप उसको कस्टडी से उसको रिहा कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट where any person has been kept in detention pending such inquiry, the proceeding against that person unless terminated earlier shall stand terminated on the expiry of period 6 month of such detention। तो 6 महीने के बाद आप उससे जो उसको कस्टडी में रख रखा है आप उसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन सबसेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, ये कहता है जहां कार्यवाही रखने की अनुमति देने के लिए सबसेक्शन 6 के तहत कोई डायरेक्शन दिया गया है, मतलब कि 6 महीने जांच का टाइम है, 6 महीने खत्म हो गए, उसके बाद भी जांच को कंटिन्यू रखना है, तो मैजिस्ट्रेट अपने ऐसे रीजंस देगा। और जब मैजिस्ट्रेट को ऐसे डायरेक्शन मिल चुके हैं आगे जांच को कंटिन्यू रखने के लिए, तो सेशन कोर्ट पीड़ित पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे डायरेक्शन को रद्द भी कर सकता है। अगर यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट ने 6 महीने के बाद भी अपनी जांच जो कंटिन्यू रखी है, उसके बाद जो विक्टिम है, पीड़ित पक्षकार है, वो सेशन कोर्ट के पास जाएगा और सेशन कोर्ट इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। कि वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1 permitting the continuance of proceeding, the sessions judge may on the application made to him the aggravated party vacate such direction he is satisfied that it was not based on any special reason was preserved। तो मैं सेशन कोर्ट क्या कर सकता है कि कोई स्पेशल रीजन नहीं है जांच को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, तो उसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए कैंसिल भी कर सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 35 वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस का अच्छा क्वेश्चन है, प्लस इसमें 2 से 3 हमारे क्वेश्चन प्री के लिए भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, सेक्शन की बात करते हैं 136, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, मतलब कि अब हम सिक्योरिटी को देने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं कि यदि ऐसी पूछताछ पर यह साबित हो जाता है कि जैसा भी मामला हो शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति के संबंध में पूछताछ की गई है उसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि जब हमें लगता है कि हमें इससे बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरवाना चाहिए तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि आप बेल बॉन्ड या बेल बॉन्ड में से कोई भी एक चीज भर दीजिए। इफ सच इंक्वायरी it is proved that it is necessary for keeping the peace, maintaining good behavior, as the case may be that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond or bail bond,
द मैजिस्ट्रेट शेल मेक अदर अकॉर्डिंगली, जैसा मैजिस्ट्रेट को लगता है वैसा वो बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरने के लिए ऑर्डर दे सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 130 के तहत दिए गए ऑर्डर में निर्दिष्ट राशि से भिन्न या उससे अधिक की राशि से या उसकी सुरक्षा देने का आदेश नहीं दिया जाएगा। जितना 130 में ऑर्डर दे दिया है आप उतना बोल सकते हो, उससे ज्यादा लिमिट के लिए आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो। प्रोवाइडेड नो पर्सन शैल बी ऑर्डर्ड टू गिव सच सिक्योरिटी ऑफ ए नेचर डिफरेंट फ्रॉम or of an amount larger than of a period longer than that specified in the order made under section 130। तो जैसा 130 में बताया है उससे भिन्न या उससे ज्यादा की राशि के लिए आप बॉन्ड और बेल बॉन्ड नहीं भरवा सकते। और सेकंड कहता है एवरी बॉन्ड और बेल बॉन्ड की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी, वो ज्यादा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। कि द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड और बेल बॉन्ड shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive। तो वो excessive नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक नहीं होनी चाहिए जितनी भी तय की गई है। तो ये बात हमें बताता है कि सिक्योरिटी को देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट कहते हैं जब जिस व्यक्ति के संबंध में जांच की जा रही है अगर वो बालक है तो बॉन्ड केवल उसके जमानतदारों द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ से इंटरव्यू का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति जिसने इस चैप्टर में कोई ऑफेंस किया है, बॉन्ड अगर बेल बॉन्ड उससे भरवा रहे हो वो बालक है मतलब 18 ईयर से कम का है तो जमानतदारों द्वारा उसके बेल और बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 137। 137 कहता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, जिस व्यक्ति को जो पर्सन है उसको डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं जिससे हमें जिसके अगेंस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब कि उस व्यक्ति को हम डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिली है। कि जब सेक्शन 135 के तहत पूछताछ पर यह साबित नहीं होता कि शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए जरूरी है, जैसा भी मामला हो जिस व्यक्ति के संबंध में पूछताछ की गई है उसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहिए। मजिस्ट्रेट उस इंटेंशन के रिकॉर्ड पर एक एंट्री करेगा और यदि ऐसा केवल जांच के प्रयोजन के लिए हिरासत में है तो उसे रिहा कर देगा या यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में नहीं है तो उसे डिस्चार्ज कर देगा। मतलब कि जब हमें पता चलता है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि उस व्यक्ति को हम आगे कंटिन्यू करें, उससे बेल बॉन्ड भरवाएं, तो फिर क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को अगर वो कस्टडी में है तो कस्टडी से छोड़ दिया जाएगा और अगर ऑलरेडी कस्टडी से बाहर है देन उसका डिस्चार्ज कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देन बात करते हैं 138। 138 कहता है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, कि जितनी की हमें सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है उस पीरियड की बात कर रहे हैं। कि यदि कोई व्यक्ति जिसके संबंध में सेक्शन 125 या 136 के तहत कोई सुरक्षा की आवश्यकता वाला ऑर्डर दिया गया है, उस समय ऐसा आदेश दिया जाता है या सजा सुनाई जाती है, कारावास की सजा भुगती जाती है, वह अवधि जिसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है ऐसी सजा की समाप्ति पर शुरू होगी। कि जब हम बॉन्ड या बेल बॉन्ड के लिए कोई ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं और वो ऑलरेडी पनिशमेंट में है, कारावास में है, तो फिर उसकी कारावास की पनिशमेंट खत्म होने के बाद फिर ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड का ऑर्डर दिया जाएगा जब उसकी सजा समाप्त हो जाएगी। और अन्य मामलों में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से शुरू होगी जब तक मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण के बाद की तारीख तय न कर दे। तो जब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो मजिस्ट्रेट उसके बाद की भी कोई डेट को फिक्स कर सकता है। देन बात करते हैं 139। इंपॉर्टेंट है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। जो आप बॉन्ड भर रहे हो, बंद पत्र भर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या अंतर वस्तुएं होनी चाहिए, कंटेंट्स होने चाहिए। कि ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला बॉन्ड या बेल बॉन्ड उसे शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार करने के लिए बाध्य करेगा, जैसा भी मामला हो, और बाद के मामले में अपराध करने या करने का अटेम्प्ट करने या उकसाने के लिए बाध्य करेगा। कारावास से दंडनीय कोई भी अपराध चाहे कहीं भी किया गया हो बॉन्ड या बेल बॉन्ड का उल्लंघन माना जाएगा। कि जब हम आपसे बेल बॉन्ड भरवा कर हम आपको छोड़ रहे हैं और बाद में पता चलता है कि आप किसी शांति का या किसी ब्रीच का किसी पीस का ब्रीच कर रहे हो, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने बॉन्ड और बेल बॉन्ड की शर्तों का वायलेशन किया है। कि द बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन
shall bind him to keep the peace or to be good behavior, as the case may be, and in the later case commission or attempt to commit or the abatement, अगर वो उन offenses का कोई attempt करता है, abatement करता है, commit करता है, punishable with imprisonment whenever इट मे बी कमिटेड इज अ ब्रीच ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, अगर वो किसी अपराध का अबैटमेंट अटेम्प्ट भी करता है तब भी ये माना जाएगा कि उसने बंद पत्र या जमानत पत्र का वायलेशन किया है। तो ये सेक्शन हमने 135 से लेके 139 तक पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 140 से 143 तक कंप्लीट करेंगे। देखो ये सेक्शंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, तो मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी आपको बता सकूं मैं बता सकती हूँ। लेकिन अब देखो ये जो अपनी डेली की डेली क्लासेस चल रही है, अब बीच में कुछ सीरीज अपनी डिफरेंसेस की आई थी, वो भी हमारे लिए बीएनएस और बीएनएसएस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो साथ के साथ आप उनको भी नोट्स में मेंशन कर सकते हो। और जैसे की पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ वैसे वैसे साथ साथ में आप की पॉइंट्स लिखो, प्लस जब आपको क्विक रिवीजन करना है तो उन्हीं की पॉइंट से आपको रिवीजन करना है। और जैसा मैं बता रही हूँ कि ये सेक्शन प्री के लिए है, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो साथ ही बैरक में ही मेंशन कर दो कि ये प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा अपने एमडी लो क्लासेस पे जो जुडिशरी के बैचेस है, हर एक स्टेट की जुडिशरी, एपी और जेएलओ की क्लासेस अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा। प्लस आप एलएलबी पर्पस की क्लासेस भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी हो उसके लिए लाइक और कमेंट्स जरूर कर देना, और जरूर बताना आपका जो भी डाउट है, या आप कोई अदर टॉपिक पे भी डिफरेंसेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।